इस मशीन में बॉन्ड इंटरफेस बना हुआ था, वो हमने रिमूव कर दिया। 2 लैन कार्ड्स लगे थे इस पे। ATH0 पे हमने IP दिया इसको 5.10। फायरवॉल चेक करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए ना, और कम से कम 2 मशीन हमें चाहिए। तो पहली मशीन को IP हमने 5.10 दिया है। दूसरी मशीन का IP है 5.20। यार पिंग करके चेक कर ले। ठीक है, 5.10 से रिप्लाई मिल रहा है। 5.20 जो है इसको मान रहे हैं कि हमारी क्लाइंट मशीन है, और जो पहली मशीन थी हमारी ये 5.10 वाली, इसमें हम मान रहे हैं कि ये सपोज एज ए सर्वर काम कर रही है। ठीक है, अब फायरवॉल डैश कॉन्फिग पे हम गए। जो ग्राफिकल यूटिलिटी है फायरवॉल मैनेज करने की, तो ये इसका इंटरफेस है। कल भी हमने इसकी बात की थी। इसमें ऑप्शंस में चेंज जोन्स ऑफ कनेक्शंस, इसमें लोकल इंटर कनेक्शन है, लोकल कनेक्शन का नाम इंटरफेस ATH0, और ये लाइन कार्ड हमें दिख रहा है कि ये पब्लिक जोन में है। ठीक है, तो इस लाइन कार्ड पे अगर आपको कोई भी ट्रैफिक अलाउ या डिनाई करना है तो वो रूल्स आपको पब्लिक जोन में क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आप जोन चेंज करना चाहें तो भी मैंने बताया था यहाँ से पॉसिबल है चेंज करना। इस पर क्लिक करेंगे आप, ये दिखा रहा है कि ये जो आपका कनेक्शन है लोकल वाला, ये कौन सी जोन में रहेगा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक में है, बाकी जोन्स यहाँ पे लिस्टेड है, राइट। अब इसको अगर हम ये कर दें डिफॉल्ट जोन, इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे कोई भी ऐसी जोन नहीं दिख रही है जिसका नाम डिफॉल्ट हो। तो अगर हम इसको डिफॉल्ट जोन कर देंगे तो क्या होगा, इसमें क्या है कि एक जोन जो है वो डिफॉल्ट होती है, जो मैंने कल भी आपको बताया था। यहीं पे ऑप्शंस में आप जाएंगे तो यार है चेंज डिफॉल्ट जोन। डिफॉल्ट जोन जो भी पब्लिक है, अगर हम डिफॉल्ट जोन चेंज करके सपोज होम कर दें तो लैन कार्ड ऑटोमेटिकली होम वाले में चला जाएगा। मतलब जो भी आपकी डिफॉल्ट जोन होगी लैन कार्ड उसमें काम करेगा, अगर हम उसकी जोन डिफॉल्ट जोन कर देंगे तो। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने लैन कार्ड अभी जैसे आपकी डिफॉल्ट जोन पब्लिक है, ठीक है, और लैन कार्ड को भी आपने पब्लिक में रखा हुआ है,
अब कल को अगर आप अपनी डिफॉल्ट जोन चेंज करके सपोज होम कर लेते हैं, राइट, तो लैन कार्ड पब्लिक में ही रह जाएगा, है ना, और जोन जो है आपकी वो होम हो जाएगी। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या है, आप जब भी अपनी मशीन पे कोई सर्विस चालू करते हैं तो सर्विस का पोर्ट आपको फायरवॉल में अलाउ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जोन वाली जो टैब आ रही है इसमें आपकी जोन्स के नाम आ रहे हैं, सारी जोन्स में सर्विसेज सेम है। जैसे ब्लॉक वाली जोन में जाओगे तो इसमें ये जो सर्विसेज आ रही हैं ये वही सर्विसेज हैं जो डीएमजी वाली जोन में आ रही हैं, वही ड्रॉप में भी आ रही हैं। फर्क क्या है इनमें, ब्लॉक जोन में देखो यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं इनमें से कोई भी सर्विस जो है वो अलाउड नहीं है। अलाउड वो होगी जिसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन पब्लिक जोन में क्या है, इसमें जैसे ये DHCP वर्जन 6 क्लाइंट अलाउड है, राइट, SSH अलाउड है। तो अलग अलग जोन्स में डिफरेंस क्या है, एक जोन में कुछ सर्विसेज अलाउड है, दूसरी जोन में वो सर्विसेज हो सकता है अलाउड हो या ना हो, है ना, अलग अलग जोन्स में अलग अलग सर्विसेज अलाउड या डिनाइड होती है। तो आप रूल उस जोन में चेंज करेंगे जिस जोन में आपका लैन कार्ड पड़ा हुआ है और जो जोन आपकी एक्टिव है। तो फिलहाल हम बना सकते हैं, पहले भी बने। नहीं है, प्री डिफाइंड जोन्स हैं यहाँ पे, जोन्स हम बनाते ही नहीं, इन्हीं में एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो जोन्स में आपको ये सारी जोन्स दिखाई पड़ रही हैं, और किसी भी जोन में फिर क्या ये सारी चीजें, पहला तो सर्विसेज है, किस पर्टिकुलर जोन में कौन सी सर्विस है जो अलाउ या डिनाई करनी है। अब कोई ऐसी सर्विस है जो इसमें लिस्टेड नहीं है ना, जैसे यहाँ पे क्या है कि जो पॉपुलर सर्विसेज हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप FTP वाली सर्विस अलाउ करेंगे तो क्या होगा, इससे FTP अलाउ होने में क्या होगा, कैसे अलाउ करेगा FTP को, FTP का अपना पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर 20 और 21। अगर हम यहाँ से FTP सेलेक्ट करेंगे तो FTP का पोर्ट 20 और 21 इस फायरवॉल पे अलाउड होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सर्विस है, कस्टम एप्लीकेशन आपकी है जिसका नाम इसमें नहीं आ रहा है लेकिन आपको उसका पोर्ट नंबर पता है, तो फिर आप पोर्ट्स में जाके वो पर्टिकुलर पोर्ट अलाउ कर सकते हैं। जैसे अगर हम FTP यहाँ से अगर सिलेक्ट ना करें, अलाउ ना करें, तो हम पोर्ट्स में जाके यहाँ ऐड पे मैनुअली पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं ऐसे। जैसे अगर दो पोर्ट अलाउ करने हैं तो 20-21, यहाँ एक सिंगल पोर्ट अगर अलाउ करना है, सपोज पोर्ट नंबर 80, तो एक सिंगल पोर्ट यहाँ पे इस तरीके से अलाउ कर सकते हैं हम। पोर्ट कहाँ से क्या कहाँ तक होता है, पोर्ट सर ये T21 हम्म ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, पॉपुलर पोर्ट्स। पोर्ट नंबर होता क्या है, किसको पता है पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर क्या है, और जो पता है वही बताओ। अब जिसको नहीं पता है वो बता रहा है। नेटवर्क कम्युनिकेशन में क्या है, एक मशीन हम कहते हैं कि दूसरी मशीन को डेटा भेजेगी, नेटवर्क कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक मशीन दूसरी मशीन को डेटा भेज रही है, यही है ना। अब एक मशीन जब दूसरी मशीन को डेटा भेजेगी तो उसमें एड्रेस लगेगा या नहीं लगेगा, कौन सा एड्रेस, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, डेटा कौन भेज रहा है और किसको भेज रहा है। अब ये जो एड्रेस है उसमें कौन सा एड्रेस आएगा, एक मशीन पे कई सारे एड्रेसेस होते हैं, हर मशीन का अपना एक मैक एड्रेस होता है, हर मशीन का अपना एक IP एड्रेस होता है, पोर्ट नंबर भी कुछ होता है, पोर्ट नंबर भी एक तरह का एड्रेस ही है, ठीक है। हाँ, मतलब देखो अगर सिर्फ डेटा भेजने की बात है, पोर्ट नंबर 2 मिनट के लिए अगर हम छोड़ भी दें तो एक मशीन पे मैक एड्रेस भी है और IP एड्रेस भी, तो दो एड्रेस की क्या जरूरत है, अगर डेटा भेजना ही है। IP एड्रेस हम कहते हैं कि मशीन को एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई नेटवर्क पे, तो मैक एड्रेस से भी मिल रही है, मैक एड्रेस भी यूनिक होते हैं ना, डुप्लीकेट थोड़ी होते हैं।
तो जब मैक एड्रेसेस मशीन्स में ऑलरेडी हैं तो आईपी एड्रेस देने की क्या जरूरत है? इसको चलो क्वेश्चन को अच्छा यहीं रहने दो। सपोज करो कि आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो, ठीक है। जब आप चिट्ठी लिख रहे हो तो आप टू में जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे, फ्रॉम में अपना एड्रेस लिखोगे। अब जो एड्रेस आप लिख रहे हो, चाहे टू में लिखो चाहे फ्रॉम में लिखो, उस एड्रेस में मल्टीपल लाइंस होती हैं और अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, या एक ही एड्रेस होता है? मल्टीपल लाइंस पे अलग अलग एड्रेसेस हैं। जैसे फर्स्ट लाइन पे आपने लिखा टू में जिसको भेजना है उसका नाम, नाम क्या है? ये रेसिपिएंट को डिनोट कर रहा है कि ये चिट्ठी इस आदमी को मिलनी चाहिए जिसका नाम ये है। लेकिन सिर्फ नाम लिख के भेजने से तो चली नहीं जाएगी, आपको उसका हाउस नंबर या मकान नंबर लिखना पड़ेगा। सेकंड लाइन पे आपने उसका हाउस नंबर लिखा। हाउस नंबर क्या डिनोट कर रहा है कि आदमी इस घर में रहता है, इस मकान नंबर में। लेकिन मकान नंबर लिखने से भी नहीं जाएगी वो चिट्ठी, आपको गली मोहल्ला लिखना पड़ेगा, लोकेलिटी। आपने लिखा है ये पर्सन जो ये अलीगंज में रहता है, उससे भी नहीं जाएगी। आपको शहर लिखना पड़ेगा, ये आदमी लखनऊ में रहता है, उससे भी नहीं जाएगी। आपको स्टेट लिखनी पड़ेगी कि ये यूपी में है। बात समझ रहे हैं? अब आप चिट्ठी ये जाके डाल रहा है डाक खाने में या किसी लेटर बॉक्स में डाल रहा है। अब जो लोकल पोस्ट ऑफिस है जिसने चिट्ठी रिसीव वो क्या पड़ेगा उस एड्रेस पे? पिन कोड मान लो नहीं है 2 मिनट के लिए, पिन कोड से एग्जाम्पल थोड़ा हमारा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बोला कि चिट्ठी कौन सी स्टेट में जानी है। लखनऊ स्टेट नहीं है, यूपी है। से स्टार्ट करोगे। वो उल्टा पढ़ेंगे ना। उन्होंने देखा पहले ये चिट्ठी यूपी जानी है कि एमपी जानी है कि हिमाचल जानी, कहाँ जानी है। उन्होंने देखा ये चिट्ठी जिस पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप हुई है वो यूपी में है, और ये चिट्ठी मान लो कि सपोज करो एमपी जानी है, मध्य प्रदेश, तो उनको बाकी का एड्रेस पढ़ने की जरूरत है? वो सिर्फ यूपी पढ़ेंगे, बाकी एड्रेस उनको कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्या है? उन्होंने चिट्ठी एमपी भेज दी। अब जब ये चिट्ठी एमपी में पहुंची तो एमपी का जो भी वहां पे सेंटर हो जहां जाती हो चिट्ठी, एमपी में उन्होंने देखा कि ये चिट्ठी एमपी में कहाँ जानी है, सपोज भोपाल जानी है, तो उन्होंने भोपाल पढ़ा, भोपाल शहर भेज दी। आगे नहीं पढ़ेंगे। जब वो भोपाल पहुंच गई तो भोपाल में देखा कि किस लोकेलिटी में जाएगी, भोपाल में जो भी एरिया मुझे नहीं पता है ना, वट एवर। तो भोपाल में जो भी चलो जो भी पुर है हाँ, उस लोकेलिटी के पोस्ट ऑफिस में पहुंच गई वो चिट्ठी। अब वो देखेंगे कि इस पढ़ानीपुर में कौन से सेक्टर में या किस उसमें जानी है, और उस सेक्टर का पोस्टमैन कौन है। पोस्टमैन को चिट्ठी दे दी, पोस्टमैन क्या पढ़ेगा? मकान नंबर, चिट्ठी फेंक आएगा उस मकान में। अब उस मकान में जब चिट्ठी पहुंच गई तो वो देखेंगे किसके नाम से आई है, नहीं। तो वैसे ही एक आईपी पैकेट जब भेजा जाता है तो उसमें ये तीनों एड्रेस लग के जाते हैं। आईपी एड्रेस भी लगता है, मैक एड्रेस भी लगता है, और प्लस पोर्ट नंबर भी लगता है। फिजिकल नहीं, डेटा लिंक लेयर पे। हाँ, डेटा लिंक लेयर पे। फिजिकल लेयर पर सिर्फ सिग्नल्स होते हैं। तो आईपी एड्रेस से क्या होता है? आईपी एड्रेस आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, लेकिन किस पे? इंटर नेटवर्क पे। इंटर नेटवर्क मतलब जहां पे मल्टीपल नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जैसे आपका आईपी एड्रेस है 1.10, तो ये 1.10 क्या है? पूरे इंटर नेटवर्क में, जैसे आपके पास लखनऊ में 1 का नेटवर्क चल रहा है, 1.0 का, कानपुर में 2.0 का, दिल्ली में 3.0 का, तो 1.10 से क्या पता चल रहा है? मतलब ये पूरे इंडिया में यूनिक है, या पूरे इंटर नेटवर्क में एक यूनिक आईपी है ना। बात समझ पा रहे हैं मेरी या नहीं? जैसे यूपी जो है, यूपी क्या है? यूपी पूरे इंडिया में यूनिक है। एक नाम जो है वो पूरे इंडिया में यूनिक नहीं होगा, एक मकान नंबर पूरे इंडिया में यूनिक नहीं होगा, एक लोकेलिटी पूरे इंडिया में यूनिक नहीं होगी, नहीं होगी ना। एक स्टेट यूनिक होगा। तो वैसे ही वहां पे एक आईपी एड्रेस क्या है, वो आपको पूरे इंटर नेटवर्क में एक यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है ना, कि आपका आईपी 1.10 है। आप जिसको भेजना चाहते हैं वो 2.10 है मान लो, तो 2.10 क्या है? पूरे इंटर नेटवर्क में, मतलब जितने भी नेटवर्क आपने बनाए हैं उसमें 2.10 वाली जो आईपी है वो यूनिक होगी। तो 2 आईपी से क्या होगा? आईपी से आपका पैकेट करेक्ट नेटवर्क तक पहुंचेगा, 2 के नेटवर्क तक पहुंच जाएगा ये पैकेट। जब ये 2 के नेटवर्क तक पहुंच जाएगा तो वहां का राउटर क्या करेगा? मैक एड्रेस यूज करेगा, कि अगर ये पैकेट 2.10 को डिलीवर करना है तो उसका मैक एड्रेस क्या है, और मैक एड्रेस से ये पैकेट वो 2.10 वाली मशीन को डिलीवर करेगा। आईपी वहां भी यूज होगी, लेकिन आईपी से क्या हुआ? आईपी से वो पैकेट करेक्ट नेटवर्क तक पहुंचा, ठीक है।
और फिर पैकेट या फ्रेम जो है वो पीसी को डिलीवर करने के लिए मैक एड्रेस यूज हुआ, मैक एड्रेस उसको करेक्ट पीसी तक पहुंचाया। अब जो वो पैकेट पीसी पे पहुंच गया तो पैकेट पीसी पे किसको देना है? पोर्ट आपके सिस्टम पे जैसे आप नेटवर्क कम्युनिकेशन करते हो तो क्या हो सकता है, आपने सपोज इधर बहुत सारी नेटवर्क एप्लीकेशन हो सकती हैं। जैसे हो सकता है आपने क्रोम ब्राउजर खोल रखा है, उस पर आप गूगल एक्सेस कर रहे थे, गूगल ने आपको डेटा भेजा है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे याहू एक्सेस कर रहे थे, याहू के सर्वर ने आपको डेटा भेजा है। या आप स्काइप मैसेंजर यूज कर रहे थे, आप जिससे चैट कर रहे थे, आपके चैट फ्रेंड ने आपको एक मैसेज भेजा है। तो जो मैसेज आपकी मशीन पे आया है वो मैसेज इंटरनेट एक्सप्लोरर पे डिस्प्ले करना है कि क्रोम पे डिस्प्ले करना है कि स्काइप पे डिस्प्ले करना है, ये किससे पता चलेगा? ये पोर्ट नंबर से पता चलेगा। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? पोर्ट नंबर जो है वो एप्लीकेशंस के लिए होता है। क्लाइंट साइड वो नेटवर्क कनेक्शन को डिनोट करता है, सर्वर साइड वो किसी सर्विस को डिनोट करता है। मतलब कुछ ऐसा होता है इसमें, देखो पोर्ट नंबर जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होते हैं और पोर्ट नंबर की अपनी एक रेंज होती है। पोर्ट नंबर का जो फील्ड है ट्रांसपोर्ट लेयर में ये 16 बिट्स का होता है। 16 बिट्स का होने की वजह से इसकी जो टोटल पॉसिबल पोर्ट नंबर हैं वो 2 की पावर 16 मतलब 65,536 पोर्ट नंबर हो सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 65535 तक होती है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट पोर्ट नंबर जो है वो रिजर्व्ड है, यूज नहीं होता है। तो आपका यहाँ लिख लो इसमें, चलो 0 से लेके 1023 तक ये जो पोर्ट नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये जो पोर्ट नंबर्स हैं दे आर रिजर्व्ड, या इनको हम वेल नोन पोर्ट नंबर्स भी कहते हैं। और इसके ऊपर के जो पोर्ट नंबर हैं मतलब 1024 से लेके 65535 तक ये अनरिजर्व्ड पोर्ट नंबर्स हैं। ठीक है, जो रिजर्व पोर्ट नंबर्स उनके साथ में क्या है कि ये पोर्ट नंबर्स कुछ एप्लीकेशंस के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। जैसे आपका पोर्ट नंबर जैसे एफटीपी के लिए देख लो, एफटीपी के लिए पोर्ट नंबर 20 एंड 21 ये फिक्स है कि ये पोर्ट नंबर एफटीपी यूज करेगा। ठीक है, ऐसे ही टेलनेट, टेलनेट के लिए पोर्ट नंबर 23 है। एसएसएच, एसएसएच के लिए पोर्ट नंबर 22 है। एसएमटीपी, एसएमटीपी के लिए पोर्ट नंबर 25 है। देन आपका डीएनएस, डीएनएस के लिए पोर्ट नंबर 53 है। देन एचटीटीपी, एचटीटीपी के लिए पोर्ट नंबर 80 है। एचटीटीपीएस के लिए पोर्ट नंबर 443 है। ऐसे फिर आपका पॉप3, पॉप3 के लिए 110 है, एंड सो ऑन। बहुत सारे एसएसएच, एसएसएच। तो ये वाले जो पोर्ट नंबर्स हैं ये 1024 से नीचे के हैं, 0 से लेके 1023 के बीच में जो पोर्ट नंबर्स हैं वो एप्लीकेशंस के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं कि ये पर्टिकुलर पोर्ट नंबर जो है एप्लीकेशन यूज करेगी। जैसे फोन नंबर्स होते हैं, कुछ फोन नंबर रिजर्व्ड होते हैं, 100 वाला फोन नंबर पुलिस वाले यूज करेंगे, है ना, या 102 या 3 जो है एम्बुलेंस के लिए या फायर सर्विसेज के लिए यूज होगा। तो वैसे ये कुछ पोर्ट नंबर जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं कुछ एप्लीकेशंस के लिए। तो कोई भी सर्वर जो इनमें से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा वो उस सर्विस को इस पोर्ट पे प्रोवाइड करेगा जो इस सर्विस का पोर्ट नंबर है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाली रेंज है 1024 से लेके 65535 के बीच में, ये कहाँ यूज होगी? अगर आपने कोई अपनी नेटवर्क एप्लीकेशन बनाई, आपने अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया, है ना, जैसे स्काइप है। अब स्काइप क्या, स्काइप के लिए कोई पोर्ट नंबर रिजर्व नहीं है, तो स्काइप इस रेंज में से कोई पोर्ट नंबर यूज करेगा अपने लिए। अब पोर्ट नंबर यूज कैसे होते हैं, क्योंकि देखो जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक फायरवॉल के रूल समझ में नहीं आएंगे। सपोज करो कि आपके पास इधर एक क्लाइंट मशीन है और ये इस तरफ एक सर्वर है। ठीक है, आप बीच में आपका इंटरनेट या इंट्रानेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, व्हाटएवर, इंटरनेट हो या इंट्रानेट हो। इस मशीन का आईपी है सपोज 1.10
और सर्वर का आईपी है सपोज 5.20। ठीक है, सेम नेटवर्क पे भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंट नेटवर्क्स पे हो, सेम नेटवर्क पे भी हो सकते हैं। अब ये वाला जो सर्वर है, सपोज करो ये एज ए वेब सर्वर काम कर रहा है। वेब सर्वर मतलब एचटीटीपी सर्वर। तो अगर ये एज ए एचटीटीपी सर्वर काम कर रहा होगा तो ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करेगा। अब यही मशीन सपोज करो कि एज ए एफटीपी सर्वर भी काम कर रही है, तो अगर एफटीपी सर्वर काम कर रही है तो पोर्ट नंबर 21 पे काम करेगी। ठीक है, अब ये जो क्लाइंट मशीन है, इसको सपोज करिए कि आपने ब्राउजर ओपन किया और ब्राउजर में आपने दो टैब्स ओपन किए। फर्स्ट वाली टैब पे आपने जाके लिखा http:// और सर्वर का आईपी 192.168.5.20। दूसरी टैब आपने ओपन की और इस पे आपने जाके लिखा FTP:// देन अगेन सर्वर का आईपी। तो इसमें क्या होगा, आपकी मशीन से दो रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, एक इस वाली टैब से और एक इस वाली टैब से। अब इसमें मैक एड्रेस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आईपी और उसकी बात कर रहे हैं, पोर्ट नंबर की। या इवन आईपी भी आप छोड़ सकते हो, आईपी आपको पता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी लगेगा। सोर्स आईपी आएगा इसमें 1.10 और डेस्टिनेशन आईपी आएगा 5.20। ये चलो लिख लो। अच्छा, तो पहली वाली जो रिक्वेस्ट है वो कैसी रिक्वेस्ट है आपकी, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट होगी आपकी मशीन से। अब इस पे नेटवर्क लेयर पे ये सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी लगा देगा कि मेरा सोर्स आईपी जो है वो 1.10 है, जिसको मैं डेटा भेजना चाहता हूँ उसका आईपी एड्रेस मतलब डेस्टिनेशन आईपी 5.20 है। देन सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगेंगे, दिस इज सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, इसी तरीके से सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में क्या होगा, आपका ब्राउजर देखेगा कि जो प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं वो एचटीटीपी था, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर उसको पता है कि एचटीटीपी का 80 होता है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 लगा देगा। सोर्स पोर्ट नंबर में क्या होता है कि आपके पास जो रेंज है वो है अनरिजर्व्ड की 1024 से लेके 65,535 के बीच में। तो इस रेंज में से वो कोई भी एक नंबर यूज कर लेगा इस कनेक्शन के लिए। तो उसने यूज किया सपोज कि मैं इस पर्टिकुलर टैब या इस पर्टिकुलर कनेक्शन पे जो सोर्स पोर्ट नंबर यूज करूंगा वो 2001 होगा, कोई भी एक नंबर ले सकता है, प्रोवाइडेड कि वो नंबर किसी दूसरे कनेक्शन पे यूज ना हो रहा। तो इसने 2001 ले लिया। फिर सेकंड, ऑटोमेटिकली ले रहा है। वो सब अपने आप करेगा। हाँ, क्लाइंट साइड है ना, सर्वर साइड नहीं है ये। देन सेकंड वाली टैब से आपकी जो रिक्वेस्ट जनरेट होगी वो एफटीपी रिक्वेस्ट होगी। इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी सेम होगा 1.10 5.20। डेस्टिनेशन पोर्ट इसमें 21 हो जाएगा क्योंकि एफटीपी है, और सोर्स पोर्ट नंबर अगेन इस रेंज में से कोई भी एक नंबर प्रोवाइडेड कि वो पहले किसी कनेक्शन पे यूज ना हो रहा हो। तो 2001 ऑलरेडी ऊपर यूज कर रहे हैं, तो इसने इस वाले पे 2002 यूज कर लिया और इसने मार्क कर लिया कि मैं इस वाले कनेक्शन पे पोर्ट नंबर 2002 यूज कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टैब पे। अब ये दोनों पैकेट्स इधर इस वेब सर्वर को मिले, तो ये वेब सर्वर इसमें जब आईपी देखेगा तो आईपी से उसको समझ में आएगा कि ये पैकेट मेरे लिए आया है। अभी सर्वर पे क्या हो रहा है, एचटीटीपी के लिए एचटीटीपी की सर्विस रन कर रही है एचटीटीपी-डी, और एफटीपी के लिए एफटीपी की सर्विस रन कर रही है VSFTP-D। ये तो पढ़ा है आपने यम कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है, मतलब ये जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है, ये रिक्वेस्ट में जो डेटा वो किसको डिलीवर होना चाहिए, एचटीटीपी की सर्विस को, और जो एफटीपी में डेटा आ रहा है वो एफटीपी की सर्विस को डिलीवर होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, पोर्ट नंबर से। ये सर्वर देखेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है इसमें डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 आ रहा है, तो 80 उसको पता है कि ये एचटीटीपी सर्वर के लिए होता है, तो ये वाला जो डेटा है वो एचटीटीपी सर्वर की जो एप्लीकेशन रन कर रही है इसको डिलीवर करेगा। और इसमें पोर्ट नंबर 21 देखेगा तो ये वाला जो डेटा है वो एफटीपी सर्वर की सर्विस को डिलीवर करेगा पोर्ट नंबर से। मतलब आईपी से क्या हुआ, वो डेटा मशीन तक तो पहुंच गया, लेकिन मशीन पे वो डेटा किस सर्विस को देना है ये पोर्ट नंबर से पता चल रहा है। अब इसी का जब जवाब इधर से वापस आएगा, मतलब ये सर्वर जब यहां से रिस्पॉन्स भेजेगा, है ना, से HTTP रिस्पॉन्स, तो इसमें एड्रेसेस क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे। जैसे आईपी में अब क्या होगा, आईपी विल बी 5.20, जो डेस्टिनेशन आईपी था वो सोर्स हो गया,
और जो सोर्स आईपी था वो डेस्टिनेशन हो जाएगा, पोर्ट नंबर्स भी पलटी हो जाएंगे। हम्म अब सोर्स पोर्ट नंबर 80 हो जाएगा और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 2001 हो जाएगा एचटीटीपी के लिए। और ऐसे ही इसमें जो एफटीपी वाला रिस्पॉन्स है, इसमें भी ये इंटरचेंज हो जाएंगे सोर्स आईपी। हम्म डेटा जा रहा है, हम्म मतलब पता ऐसा एफटीपी की रिक्वेस्ट है हम्म कि पोर्ट नंबर 21 पे जाना है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब जैसे जो यहाँ पे है क्लाइंट का वो जैसे यहाँ पे 2001 के लिए हम्म ये क्या सेम रहेगा कि वेरी करता है किस पे? क्लाइंट को? ये तो स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी हो हाँ सकता कुछ है, भी हो सकता है। तो ये वेरी करता है कि सेम ही रहता है? नहीं चेंज होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ जैसे उस रेंज में से कोई भी नंबर ले सकता है वो, कोई भी नंबर। तो अब इसमें क्या होगा, ये अगेन आईपी एड्रेस की वजह से कि ये मैसेज 1.10 को जाना है, ये मैसेज भी 1.10 को जाना है, ये दोनों मैसेजेस हमारी क्लाइंट मशीन तक पहुंच जाएंगे, है ना। अब क्लाइंट मशीन तो देखेगा कि ये वाला जो मैसेज है इसमें डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 2001 आ रहा है और 2001 पोर्ट नंबर में इस वाली टैब पे यूज कर रहा हूं, इसने मार्क किया था ना यहाँ पे। तो इसका जो डेटा होगा वो इस वाली विंडो पे या इस वाली टैब पे डिलीवर होगा। और ऐसे सेकंड वाले में उसने देखा कि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 2002 है, तो ये वाला डेटा जो है वो इस वाली टैब पे डिलीवर होगा। मतलब सर्वर साइड पे जो पोर्ट नंबर है 21, 80, 23, 22, ये डिस्टिंग्विश करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि सर्वर साइड पे डेटा किस एप्लीकेशन को डिलीवर करना है। और क्लाइंट साइड पे जो पोर्ट नंबर्स हैं वो डिनोट करते हैं कि क्लाइंट साइड पे कौन सा क्लाइंट कनेक्शन है ना। मतलब अगर मल्टीपल कनेक्शन आप बना रहे हैं कि आपने एचटीटीपी भी खोल रखा है, एफटीपी भी खोल रखा है, या दोनों एचटीटीपी हो सकते हैं, तो अलग अलग कनेक्शंस को डिनोट करने के लिए ये सोर्स पोर्ट नंबर जो है वो यूज होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो सर्वर है हमारा, इस सर्वर पे लगी हुई है फायरवॉल। तो जो भी डेटा आप इस सर्वर के लिए भेजेंगे वो इस फायरवॉल के थ्रू, इस फायरवॉल से होता हुआ जाएगा। अब इस फायरवॉल पे क्या लगे हुए हैं? रूल्स। और इन रूल्स में क्या है कि बाय डिफॉल्ट सारे इनकमिंग कनेक्शंस जो है वो ड्रॉप करता है। तो अगर आपका सर्वर जो है एज ए एचटीटीपी सर्वर और एज ए एफटीपी सर्वर काम कर रहा है, तो इसमें आपको पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 21 इनको अलाउ करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप इस पोर्ट नंबर पे ट्रैफिक अलाउ नहीं करेंगे तो फायरवॉल ट्रैफिक ड्रॉप कर देगी, तो सर्वर तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंचेगी ही नहीं। इसलिए फायरवॉल में फिर हमें ये सर्विसेज जो है वो अलाउ करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको करके देख लीजिए। हाँ ब्राउज़र पे मल्टीपल टैब खोलिए, हम्म, हर टैब का फोन हर टाइप का अलग पोर्ट नंबर होगा। इवन अगर आप डिफरेंट टैब्स पे सेम वेबसाइट ओपन करेंगे तब भी, जैसे आपने सपोज करो दोनों टैब पे गूगल खोला, पहली टैब पे आपने सर्च किया लखनऊ, दूसरी टैब पे सर्च किया कानपुर, दोनों में अलग डेटा आएगा ना, तो दो अलग कनेक्शन होंगे। अब इसमें देखो फायरवॉल हमारी जो है, इसमें हमने देखा कि हमारा लैन कार्ड पब्लिक वाली जोन में है और पब्लिक जोन में सर्विसेज में हमने यहाँ पे देखा कि एसएसएच जो है ये अलाउड है। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शंस में हम गए, चेंज जोन्स ऑफ कनेक्शंस में दिख रहा है हमारा ATF0 जो लैन कार्ड है वो जोन पब्लिक यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा लैन कार्ड पब्लिक जोन है और पब्लिक जोन में एसएसएच ऑलरेडी अलाउड है पहले से। एसएसएच क्या होता है? एसएसएच होता है रिमोट लॉगिन के लिए सिक्योर शेल। तो अब अगर हम अपनी क्लाइंट, ये सर्वर है, ठीक है, इसमें आप कैसे ध्यान रखोगे कि सर्वर है? सर्वर 11 जिस मशीन का नाम है ये सर्वर है, ठीक है, हम चाहें तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो दूसरी मशीन है हमारी क्लाइंट मशीन है। अब इस क्लाइंट मशीन से अगर हम सर्वर को एसएसएच के थ्रू एक्सेस करें तो ये क्लाइंट मशीन सर्वर को एसएसएच रिक्वेस्ट भेजेगी जो कि पोर्ट नंबर 22 पे जाएगी। मतलब अगर हम यहां से करें एसएसएच और हमने लिखा कि हम रूट से लॉगिन करना चाहते हैं 192.168.5.10 पे, हमारी ये वाली मशीन का आईपी जो है 5.20 है क्लाइंट का,
सर्वर का आईपी 5.10 है, तो हमने लिखा हम एसएसएच के थ्रू 5.10 पे लॉगिन करना चाहते हैं रूट यूजर से। ये लिख के एंटर करेंगे, फर्स्ट टाइम यस नो पूछता है, यस कर दीजिए, रूट का पासवर्ड, कनेक्ट हो गए हम। पहले हम किस मशीन पे थे, सर्वर 9 पे, अब लॉगिन करके हम कौन सी मशीन पे आ गए, सर्वर 11 पे। मतलब हम जो यहाँ पे जो भी कमांड चलाएंगे वो किस पे रन करेंगे, सर्वर 11 पे। ये रिमोट लॉग है ना, जैसे विंडोज में आप रिमोट डेस्कटॉप ले लेते हैं, वैसे लिनक्स में दूसरी मशीन की एक्सेस लेनी हो तो हम एसएसएच यूज करते हैं। तो एसएसएच का कनेक्शन आपका सक्सेसफुल हुआ ना, क्यों हुआ, क्योंकि एसएसएच वहां पे फायरवॉल में अलाउड था। अभी कनेक्शन हम क्लोज करते हैं एग्जिट से, हम वापस सर्वर 9 पे आ गए। अब यहाँ पे देखो हम गए फायरवॉल पे अपनी सर्वर पे, और यहाँ पे एसएसएच जो अलाउड था इसको हमने अनचेक कर दिया। एसएसएच अलाउड था है ना, इसको हमने अनचेक कर दिया, मतलब अभी अलाउड नहीं है। अब इसमें क्या है, इसको सेव वेव कुछ नहीं करना होता है, आपने इसको इधर हटाया, ये चेंजेस अप्लाई हो गए इमीडिएटली, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, इसको आगे डिस्कस करेंगे परमानेंटली कैसे करते हैं। तो फिलहाल ये चेंज हो गया। अब आप वापस क्लाइंट साइड जाओ और फिर से एसएसएच करो, कनेक्ट टू होस्ट पोर्ट 22, नो रूट टू होस्ट। अब आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, क्यों नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि सर्वर साइड जो फायरवॉल लगी है वो पोर्ट नंबर 22 पे ट्रैफिक ड्रॉप कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि फायरवॉल में एसएसएच अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो जो भी सर्विस आप चला रहे हैं उसके लिए फायरवॉल में पोर्ट अलाउ करना पड़ता है। वापस अलाउ कर देते हैं। अब यहां पे हम कह रहे हैं कि ये जो सर्विस है कोई, उसको अगर अलाउ करना चाहे तो हम यहां से भी कर सकते हैं पोर्ट से। ये पोर्ट नंबर अलग से क्यों दे रखे हैं, हो सकता है कि आपकी सर्विस जो है वो इस लिस्ट में आ ही ना रही हो, है ना, या अगर आ रही हो तो हो सकता है हम उस सर्विस को उसके स्टैंडर्ड पोर्ट पे ना चला रहे हो। एसएसएच जो बाय डिफॉल्ट वो पोर्ट नंबर 22 पे चलता है, लेकिन एसएसएच को अगर हम पोर्ट नंबर 22 पे ना चलाएं, किसी दूसरे पोर्ट पे चलाएं, तो यहाँ पे एसएसएच अलाउ करने से एसएसएच अलाउ नहीं होगा या काम नहीं करेगा, क्योंकि एसएसएच आप दूसरे पोर्ट नंबर पे चला रहे होंगे। यहाँ आप एक दूसरा एग्जांपल देखो, हम इसमें करते हैं। हमारी मशीन पे चेंज थोड़ी होगा सर, सब होता है, आपने कहा यूजर वो हाँ डिफॉल्ट पोर्ट नंबर उसका वही है, हम चाहें तो किसी दूसरे पोर्ट नंबर पे चला सकते हैं। HTTP का पोर्ट नंबर 80, हम अपनी वेबसाइट हो सकता है किसी दूसरे पोर्ट नंबर पे चला लें। HTTP वाला एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। जैसे हमारी ये जो मशीन है इस पे शायद HTTP इंस्टॉल्ड होगा, सॉरी HTTPD, ठीक है। और इसकी सर्विस देख लें, सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, सर्विस इसकी बंद है, ठीक है। तो हम सर्विस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, सर्विस रन कर रही है। अब HTTP सर्वर में मैंने आपको बताया था इसकी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो /var www में HTML होती है। मतलब आपकी अगर वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट इस डायरेक्टरी में डाल दीजिए, उसकी जो HTML फाइल्स हैं तो रन कर जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होती है, हम यहाँ पे एक फाइल बना रहे हैं, ठीक है। हमने लिखा यहाँ से एको, और हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, और ये हमने /var www HTML में सपोज index.html के नाम से भेज दिया। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज या डिफॉल्ट पेज होता है वो यही होता है, index.html। ये हमने यहाँ पे बना दिया, तो हमारी वेबसाइट में एक पेज तैयार है और हमारा सर्वर चल ही रहा है। अब अगर हम ब्राउजर ओपन करें, यहाँ पे लोकल मशीन पे कर रहे हैं अभी, सर्वर पे ही, और यहाँ पे हमने लिखा 192.168.5.10, खुल रहा पेज हमारा, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। अब हमारा सर्वर क्या है, HTTP सर्वर काम कर रहा है ना। अब फायरवॉल में देखो HTTP अलाउड है कि नहीं, इसमें HTTP नहीं आ रहा होगा, www आ रहा होगा शायद, या नहीं HTTP होगा, यस HTTP है लेकिन अलाउड नहीं है। तो अब अगर हम क्लाइंट साइड पे जाएं और हम कहेंगे हम अपने सर्वर का वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं,
तो हमने क्लाइंट साइड पे ब्राउजर ओपन किया, खुला ही हुआ था यहाँ पे, चलो कोई नहीं। और हमने यहाँ लिखा 192.168.5.10 अनेबल टू कनेक्ट, क्योंकि फायरवॉल एचटीटीपी का ट्रैफिक ड्रॉप कर रही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सर्वर पे जाके एचटीटीपी यहाँ से अलाउ किया। अलाउ में हम कह रहे हैं चेंजेस इमीडिएटली अप्लाई हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये आ रहा है रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन। कैसा ये जो दिख रहा है आपको, ये रन टाइम है। रन टाइम मतलब करंट कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप यहाँ पे कोई चीज अलाउ डिसअलाउ करते हैं तो ये नीचे आ रहा था चेंजेस अप्लाइड, तो ये इमीडिएटली अप्लाई हो जाता है। लेकिन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन ये मशीन आप रीस्टार्ट करेंगे तो ये वापस हट जाएगा। तो जब आपको फायरवॉल में चेंज करना होगा यहाँ पे ग्राफिकली, तो आप रन टाइम में करेंगे तो ये इमीडिएटली हो गया। जैसे पार्टीशन में क्या होता है, माउंट कमांड से माउंट किया तो इमीडिएटली माउंट हो गया। लेकिन परमानेंटली माउंट करने के लिए एफएस टैब में एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इमीडिएटली चेंज करना है तो आप रन टाइम वाले में उसको सिलेक्ट करो, ठीक है, ये इमीडिएटली अप्लाई हो जाएगा। परमानेंटली करने के लिए आप इसको इस पे ले जाओ परमानेंट पे, और फिर परमानेंट पे जाके भी इसको आप अलाउ कर दो, तो ये जो चेंजेस ये सेव हो गए। बात समझ में आ रही है? जो रन टाइम में कर रहे हैं वो टेम्परेरी है, अभी के लिए। रन टाइम में करेंगे तो इमीडिएटली चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे, और परमानेंट में करेंगे तो चेंजेस बूट टाइम के लिए सेव हो जाएंगे। अगर आप इसको सिर्फ परमानेंट में करें तो क्या होगा, वो बूट टाइम पे अप्लाई होगा। हाँ, तब अप्लाई होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो एचटीटीपी हमने यहां से अलाउ कर दिया। अब हम यहां से जाके इसको वापस चेक करें क्लाइंट साइड पे, रिफ्रेश किया हमने इसको, खुल गया पेज। दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। तो आप जो भी सर्विस रन करा रहे हो, सर्विस का पोर्ट नंबर आपको अलाउ करना पड़ेगा, सर्विस अलाउ करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है, आपने वहाँ पे डायरेक्टरी में जाके लिखा था अपने हमारे पास वेबसाइट ब्राउज़र में कैसे आएगा? डायरेक्टरी में नहीं लिखा हमने, फाइल बनाई index.html के नाम से। तो एचटीएमएल की कोडिंग नहीं करनी पड़ती? नहीं नहीं, एचटीएमएल एक्चुअली में कोडिंग बिल्कुल करनी पड़ती है। एचटीएमएल पेज अगर बन रहा है तो एचटीएमएल टैग्स लगा के, वो हेड बॉडी और एचटीएमएल टैग सब लग के ही बनता है वो। ये उसका एक शॉर्टकट काइंड ऑफ है। मतलब इसमें एचटीएमएल में तो बहुत सारी चीजें है ना, कि आपने ये जो लिखा है ये कलर्ड दिखे, इसका फॉन्ट छोटा हो बड़ा हो। मैं कहता हूँ एक लाइन प्रिंट करानी है तो अगर एक सिंगल लाइन प्रिंट करानी तो ऐसे हो जाएगी। आप एक फाइल बनाओ, उसका नाम एचटीएमएल कर दो, और उसके अंदर आप जो टेक्स्ट लिख दोगे वो प्रिंट कर देगा, चाहे उसमें कोई एचटीएमएल कोड ना हो, है ना। तो हम उसी से कर रहे हैं। इस फाइल के अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, और कुछ नहीं। ये क्लियर है इतनी बात? अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, जो मैं बात कर रहा था कि फायरवॉल में ये तो एचटीटीपी यहाँ पे आ रहा था, आपने कर लिया। लेकिन इसमें ये पोर्ट नंबर हैं, ये क्यों आ रहे हैं? एक तो ये कि अगर आपकी सर्विस इधर लिस्टेड नहीं है तो आपको अगर उसका पोर्ट नंबर पता है तो आप इधर उसको ऐड करा लीजिए। और दूसरा, अगर आप सर्विस को स्टैंडर्ड पोर्ट पे नहीं चला रहे हैं, पोर्ट बदल के चला रहे हैं, तो फिर आप उसको इधर ऐड करा सकते हैं। जैसे हम अपने एचटीटीपी सर्वर को अगर पोर्ट नंबर 80 पे नहीं चलाना चाहते हैं, हम उसको किसी दूसरे पोर्ट पे चलाना चाहते हैं, करेंगे कैसे? आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एसएसएच में भी ऐसे ही चेंज करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करिए। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप आएंगे, फाइल बड़ी है थोड़ी, ऊपर आना पड़ेगा। इसमें लिखा होगा पोर्ट 80 कहीं लिसन 80। इसमें तो कोई आ रहा है डॉक्यूमेंट रूट, ये बताता है कि आपके एचटीटीपी सर्वर की डिफॉल्ट डायरेक्टरी कौन सी है। यही थी। आप ये बदल सकते हो अगर आप कोई दूसरी डायरेक्टरी रखना चाहो तो। ये आ रहा है लिसन 80। लिसन 80 का मतलब है कि हमारा वेब सर्वर पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करेगा या इस पे रन करेगा। अब हमने इसको चेंज कर दिया, हमने कहा हमारा वेब सर्वर पोर्ट नंबर 8080 पे रन करेगा, 80 पे नहीं, 8080 पे रन करेगा। या ऐसा कोई भी पोर्ट नंबर आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो पोर्ट नंबर कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज ना कर रही हो। राइट, हमने इसको सेव कर लिया, और पोर्ट नंबर चेंज किया है तो इसकी सर्विस अब हम रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार स्टेटस इसका जरूर देख लो।
क्योंकि पोर्ट नंबर चेंज करते हैं तो SC लाइनेक्स भी दिक्कत करता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसकी सर्विस तो चल रही है। SC लाइनेक्स किस में रन कर रहा है? SC लाइनेक्स बंद होना चाहिए फिलहाल, है ना, क्योंकि वो हमने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो SC लाइनेक्स परमिसिव में ही है। तो अब अगर हम आप ऐसे एक्सेस करेंगे अपनी वेबसाइट 5.10 पे, तो ये एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि आपका ब्राउजर जो है बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन आपका सर्वर अब पोर्ट नंबर 80 पे नहीं चल रहा है, 8080 पे चल रहा है। क्या लानी पड़ेगी? क्या चीज? प्राइवेसी? हाँ, मतलब काइंड ऑफ क्या, मतलब किसी को ये नहीं पता होगा, पता करना पड़ेगा कि वो किस उस पर चल रही है। लेकिन अगर हमें पता है तो ये वेबसाइट एक्सेस करने के लिए इस वेबसाइट के नाम के आगे या इसके आईपी के आगे कोलन लगा के अब आप पोर्ट नंबर लिखोगे ऐसे, कोलन 8080, तो ये वेबसाइट एक्सेस होगी इस पोर्ट नंबर पर। बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट भेजता है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर अब हम इधर जाएं, आपने फायरवॉल में इसको अलाउ कर रखा है HTTP को, ठीक है, HTTP अलाउड है। अब हम क्लाइंट साइड पे गए, अब यहाँ पे इस पे तो एक्सेस होगा नहीं, इस पोर्ट पे चल ही नहीं रहा है। आपने लगाया यहाँ पे कोलन 8080 एंटर, ये अभी भी एक्सेस नहीं हो रहा है। क्लाइंट साइड पे आप अपने वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं पोर्ट नंबर 8080 पे, और आपने HTTP को फायरवॉल में अलाउ भी कर रखा है, लेकिन तब भी एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि फायरवॉल में आपने जो HTTP अलाउ कर रखा है उसे पोर्ट नंबर 80 अलाउ हुआ है, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो होता है 8080 नहीं हुआ है। बात समझ पा रहे हैं ना? वहां पे जो फायरवॉल उन्होंने लिखा है कि पोर्ट नंबर HTTP जो है वो अलाउड है, तो HTTP को अलाउ करने से क्या अलाउ हुआ? पोर्ट नंबर 80, है ना। हाँ, तो ये फिर आपको इधर से करना पड़ेगा। अगर आप अपने सर्वर को स्टैंडर्ड पोर्ट पे नहीं चला रहे हैं उसके, तो हम पोर्ट्स में गए, ऐड पे गए और हमने कहा कि हम पोर्ट नंबर 8080 ये अलाउ करना चाहते हैं। अभी पूछेगा कि कौन से प्रोटोकॉल में, TCP में कि UDP में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती है। ज्यादातर एप्लीकेशंस जो है TCP यूज करते हैं, गिनी चुनी है जो UDP वाली है, SNMP, DNS, है ना, और आपका TFTP, है ना, ये 3 नाम मुझे बस ध्यान आ रहे हैं। बाकी जितने हैं HTTP, FTP, SSH, Telnet, SMTP, POP3, सब TCP बेस्ड है सब। तो हमने लिखा कि हम TCP प्रोटोकॉल में पोर्ट नंबर 8080 अलाउ करना चाहते हैं। ओके, चेंजेस अप्लाइड, रन टाइम में था। तो अब आप जाके इधर से करो एक्सेस अपनी वेबसाइट को पोर्ट नंबर 8080 पे, खुल गई। तो पोर्ट वाला वहां पे जो दे रखा है वो इस पर्पज से कि आपकी जो एप्लीकेशन है अगर वो वहां पे लिस्टेड नहीं है, या उसको अगर आप किसी दूसरे पोर्ट पे चला रहे हैं, तो आप उसका पोर्ट नंबर वहां पे मैनुअली ऐड कर सकते हैं। हम ही ने तो लिखा जाके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, हम वहां 8080 की जगह 9090 कर देते, या सिर्फ 8000 या 8001 कर देते, वो तो हम पे है। हाँ, सर इसी तरह हर साइट का अपना अलग होता होगा, जैसे फेसबुक का अलग कोड होता होगा। सारी वेबसाइट पोर्ट नंबर 80 पे ही रन कर रही है सब। तो सर अगर जैसे हमें किसी सिस्टम पे फेसबुक ब्लॉक किया तो वो कैसे होता है, क्योंकि वहां पर तो PPT चल रहा है। ये 2 डिफरेंट डायरेक्शंस है, एक हमारा घर है, दूसरा पासपोर्ट ऑफिस है। अब ये जो हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में कौन आ सकता है, और जो तुम बात कर रहे हो वो हमारे घर से बाहर कौन जा सकता है। अभी हम इनकमिंग ट्रैफिक देख रहे हैं कौन सा अलाउ करना है, कि सर्वर पे जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है वो पोर्ट नंबर 80 पे आ रही है तो 80 अलाउ करो, 8080 पे आ रही है तो 8080 अलाउ करो। अब वेबसाइट अगर आप चाहते हो कि कोई क्लाइंट एक्सेस ना कर पाए, तो वो आउटगोइंग कनेक्शन है। ये क्लाइंट अपने ब्राउजर पे टाइप कर रहा है facebook.com, yahoo.com, तो उसकी मशीन से रिक्वेस्ट बाहर जा रही है, उस मशीन पे अंदर नहीं आ रही है, तो आउटगोइंग कनेक्शन है। तो आउटगोइंग डायरेक्शन का ट्रैफिक जो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको वो इस तरीके से नहीं करते हैं फायरवॉल से। आप एक एक मशीन पे जाके कहाँ फायरवॉल में चेंजेस करेंगे, उसके लिए फिर हम प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर भी हम पढ़ेंगे इसमें आगे। प्रॉक्सी सर्वर से हम इंटरनेट शेयरिंग प्लस
रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकता है कि ये वेब पेजेस ना खुलें, ये फाइल्स डाउनलोड ना हो, इंटरनेट इसी टाइम पे चले, इसको इतनी बैंडविड्थ मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी। ये सारी चीज़ें प्रॉक्सी में पॉसिबल है करना। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? सर इसमें जो वेब सर्वर है वो ऑटोमेटिक रन करता है, कराना पड़ता कराना कराना पड़ता। अभी लिखा नहीं सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD, उससे क्या चला? वेब सर्वर ही तो चला। ये किसको चेक कर रहे थे हम? यही तो है वेब सर्वर। ठीक, नेक्स्ट फिर इसमें मास्कुरेडिंग है। मास्कुरेडिंग फिलहाल आप छोड़ दो। मास्कुरेडिंग मैंने बताया ये इंटरनेट शेयरिंग के लिए है। जैसे सपोज हमारी इस वाली मशीन पे इंटरनेट आ रहा है, ये मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, और इसी मशीन से अब एक दूसरा लैन कार्ड लगा है जिससे प्राइवेट लैन से कनेक्टेड है। तो इस मशीन पे जो इंटरनेट आ रहा है, जैसे विंडोज में आप ICS करते हो ना, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, तो कुछ 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 वैसा ही है ये। ठीक है, ये भी हम करके देखेंगे लेकिन अभी नहीं। पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग भी हम आगे करेंगे। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब है कि हमारी मशीन पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको हम किसी दूसरी मशीन पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, ICMP फिल्टर, ICMP फिल्टर में आप कंट्रोल कर सकते हैं। ICMP आपके सिस्टम पे दो यूटिलिटीज हैं जो ICMP प्रोटोकॉल यूज करती हैं। कौन सी? पिंग और ट्रेस रूट। पिंग और ट्रेस रूट, या विंडोज में ट्रेस RT चलता है। अभी जैसे ये जो हमारी सर्वर मशीन है, इसको हम पिंग कर रहे हैं तो ये पिंग हो रही थी ना, हमने शुरू में पिंग करके चेक किया था। यहाँ पे क्लाइंट मशीन से अगर हम करें पिंग 192.168.5.10, मिल रहा है रिप्लाई, क्योंकि वहां पे ICMP जो है वो अलाउड है। अब ICMP में जब हम पिंग कराते हैं तो क्या होता है, जो मशीन पिंग कराती है वो इको रिक्वेस्ट भेजती है और जिसको पिंग करा रहे हैं वो इको रिप्लाई भेजता है, होता है ना। तो अगर हम अपनी सर्वर मशीन जो है इसमें ICMP फिल्टर में जाए, यहाँ पे आ रहा है इको रिप्लाई इको रिक्वेस्ट, है ना। तो आप जिसको रोकना चाहें, मतलब ICMP में डिफरेंट मैसेज टाइप्स होते हैं एक्चुअली में। अब हम किसको रोकना चाह रहे हैं, सपोज इको रिप्लाई जो है इसको हम ब्लॉक करना चाहते हैं। इको रिप्लाई नहीं, सॉरी, इको रिक्वेस्ट को, इको रिक्वेस्ट जो है हम ड्रॉप करना चाहते हैं, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, इको रिक्वेस्ट। अगर कोई हमें पिंग कर रहा है तो वो हमें इको रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, और फिर हम उसको इको रिप्लाई भेजते हैं, तो हमारे लिए इको रिक्वेस्ट इनकमिंग ट्रैफिक है। तो हमने इको रिक्वेस्ट, अब इसको यहाँ जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो ड्रॉप हो रहा है, अलाउ नहीं हो रहा है। क्या लिखा है ना, हाँ, मार्क द ICMP टाइप इन द लिस्ट विच शुड बी रिजेक्टेड। जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो मैसेज रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी पिंग हो रहा था, अब हमने वहां पे इको रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया है। वापस पिंग कराऊं, डेस्टिनेशन होस्ट प्रोहिबिटेड। तो ICMP वाला जो है इस पर्पज से कि आप कौन से ICMP मैसेज अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। रिच रूल्स में आप ज्यादा बेटर रूल्स बना सकते हैं। जैसे यहां पे आपने अभी जो किया कि HTTP अलाउड होगा, या पोर्ट नंबर में आपने क्या किया, ये पोर्ट नंबर अलाउड होगा, तो ये किसके लिए अलाउड होगा? सबके लिए, सबके लिए ना। कोई भी आपको अगर पोर्ट नंबर 80 या 8080 पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही एक्सेस देना चाहें, कि अगर हमारे पास पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट आ रही है और अगर वो 1.0 के नेटवर्क से आ रही है तो ही अलाउड है, अगर वो 2.0 के नेटवर्क से आएगी तो ड्रॉप करना है। बात समझ आ रही है? तो रिच रूल्स में आप कस्टम रूल्स बना सकते हैं और ज्यादा कस्टमाइजेशन के साथ में। ठीक है, ये भी हम करके देखेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। इंटरफेसेस में दिखा रहा है कि आपकी ये जो जोन है पब्लिक, इसमें इस पर्टिकुलर जोन से कौन सा इंटरफेस है जो बाइंड है। तो ETH 0 है इस जोन में।
अब इसी में आप सोर्स एड्रेसेस भी बाइंड कर सकते हैं, मतलब यहाँ तो इंटरफेस बाइंड कर लीजिए जोन के साथ में, या सोर्स एड्रेस बाइंड कर सकते हैं। सोर्स एड्रेस का मतलब यहाँ पे ऐड करा सकते हैं कि वो लाइन कार्ड जिस पे आईपी एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली इस जोन के साथ में बाइंड हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? फिर कुछ चीजें जो है फिर हम कल करके देखेंगे इसमें, मास्कुरेडिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग, रिच रूल्स। ठीक है। अभी तो हम ग्राफिकली देख रहे हैं, जब आप ये ग्राफिकली समझ लेंगे तो फिर इसी का कमांड लाइन वर्जन है वो भी देखेंगे। फायरवॉल डैश CMD आईपी टेबल्स मैंने आपको बताया था, अब नहीं है इसमें। आईपी टेबल्स जो थी वो RHEL 6 तक थी।